Good morning, students. In last lecture, we studied about the displacement current, which shows how a changing electric field can produce magnetic field, and that changing magnetic field can further produce changing electric field. Now, we will study more on that. हम उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे. डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो थ्योरी थी वो दी थी मैक्सवेल ने, और उसे उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था. लेकिन इस पे फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट था ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट, लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हर्ट्ज ने किया था. जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए आप लगाते हैं वही साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज. हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाई थी. तो आज हम उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे. हालांकि सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. एग्जामिनेशन में ये टॉपिक है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए टॉपिक समझ में आना जरूरी है. ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है. देखिए, चलिए सबसे पहले तो हम सेटअप बनाते हैं कि सेटअप क्या है एक्चुअली. देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का. उसमें एक इंडक्शन कॉइल है, यहाँ पे ये एक इंडक्शन कॉइल है और ये हाई टेंशन इंडक्शन कॉइल है. हाई टेंशन इंडक्शन कॉइल का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं. जब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़रा याद कीजिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला. सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट मीन्स वो कॉइल बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस करने वाली है. ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हाई टेंशन कॉइल. दिस इज हाई टेंशन कॉइल. अब आगे ये मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, इसको मैं नीचे बना देता हूँ थोड़ा, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें और बनानी है. देखिए, तो ये हाई टेंशन कॉइल हमने यहाँ बना दिया और इसको कनेक्ट कर दिया एक डीसी सोर्स से, एंड दिस इज हाई टेंशन कॉइल. अब इसको आगे फर्दर कनेक्ट किया. अब इसके एक साइड में, तो ये एक प्लेट इस साइड कुछ इस तरह से, दिस इज मेटल प्लेट, और एक प्लेट इस साइड. समझेंगे इनका काम क्या है, मेटल की प्लेट्स का काम क्या है ये भी समझेंगे. चलिए, तो ये क्लियर हो गया, दोनों साइड मेटल की प्लेट. अच्छा, दोनों साइड मेटल की प्लेट के बाद यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे दो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दीज आर स्मॉल मेटालिक स्फीयर्स, बहुत छोटे से मेटालिक स्फीयर्स हैं. ठीक है, एंड दीज आर व्हाट, मेटल शीट्स, या यू कैन कॉल मेटल प्लेट्स. हाई टेंशन इंडक्शन कॉइल, दिस इज हाई टेंशन, बहुत टेंशन क्रिएट करती है, हाई टेंशन इंडक्शन कॉइल. चलिए, अब देखिए होता क्या है. होता ये है, होता तो बाद में समझेंगे. एक और सेटअप है यहाँ छोटा सा. वो सेटअप क्या है कि यहाँ पे इससे कुछ डिस्टेंस पे एक और सेटअप लगाया हुआ है. यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्कुलर रिंग है और उसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा है. अब देखिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कहता क्या है कि जब इस बैटरी को ऑन किया, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, उस स्विच को जब ऑन किया गया तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ.
जो करंट यहाँ फ्लो हुआ है उस करंट की वजह से इस वाली इंडक्शन कॉइल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। वो इतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखिए ईएमएफ किस चीज़ पे डिपेंड करने वाला है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इस वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा इसमें। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंड्यूस होता है। तो कंडीशन क्या होती है कि आपने इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद इसको तुरंत ऑफ कर दिया, मीन्स सर्किट को वापस से क्या कर दिया, ओपन। मतलब अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस करने वाली है कॉइल, उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। किधर फ्लो होगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। अब ये दोनों ही साइड मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। मेटल की प्लेट्स क्या करती हैं कि देखिए मेटल की प्लेट्स पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तब होता कि ये सर्किट आगे कहीं कंटिन्यू होता। अगर सर्किट आगे कंटिन्यू होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर सर्किट आगे कंटिन्यू नहीं है तो मेटल की प्लेट्स पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर किसी चीज़ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर ये सर्किट से कनेक्ट हैं प्लेट्स तो इन पे चार्ज तो जाके रिसाइड करेगा ही करेगा। यहाँ सर्किट से जो चार्ज जाएगा वो चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, इन पे। मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगी, ये प्लेट्स कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगी। ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या समझ में आ गई बात। अब देखिए उसकी वजह से क्या होगा कि ये करंट फ्लो होके कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। अब ये जो दो मेटल के स्फीयर्स हैं, मेटल्स के स्फीयर्स पे जाके बहुत सारा चार्ज रिसाइड होने लगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बहुत सारा चार्ज यहाँ पे रिसाइड होने लगा। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्या समझ में आ रही है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये हाई टेंशन कॉइल बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाई जा रही है लगातार कंटिन्यूसली। हाई टेंशन कॉइल बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाई जा रही है, उसकी वजह से यहाँ चार्ज स्फीयर्स पे चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब अगर इन पे चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब ये चार्ज बढ़ने की वजह भी क्या है कि ये जो प्लेट्स हैं इनके पास वही चार्ज है जो इन स्फीयर्स के पास है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाली स्फीयर के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है तो इस स्फीयर के पास भी नेगेटिव चार्ज है। ये प्लेट्स का काम क्या है, ये प्लेट्स इन चार्जेस को जितना हो सके स्फीयर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही हैं और सारा का सारा चार्ज जाके स्फीयर्स पे रिसाइड हो जा रहा है। अब इमेजिन यही करना है कि जितना भी चार्ज है सारा का सारा वो इन स्फीयर्स के पास है। जब स्फीयर्स के पास बहुत सारा चार्ज है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन इनके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा होगी तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो एटम है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लग जाएंगे, इस वाली प्लेट पे आने लग जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि एटम्स ब्रेक हो रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ बीच में एक स्पार्क जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और सारे के सारे एटम्स यहाँ पे आयोनाइज हो चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हुआ। अब ये कहानी यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, ऐसा पॉसिबली देखा भी गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन हर्ट्ज ने इसके एक आगे स्टेप की कहानी बताई। वो आगे स्टेप क्या है? उसने ये बताया कि ये सब जब चल रहा था तो एकदम से यहां जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि यहां पे करंट फ्लो होना, लेकिन करंट कैसे फ्लो हो रहा है? यहां तो कोई सोर्स ही नहीं है। अगर सोर्स नहीं है तो करंट फ्लो हो कैसे सकता है? इसका मतलब ये है कि यहां से यहां पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होता कैसे है? अगर बिना वायर, यहां पे वायर तो लगा नहीं है, बिना वायर करंट कैसे फ्लो हो सकता है? समझ में ये बात? वही डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है कि बिना वायर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब वहां पे कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से बनता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस गैप के बीच में ही नहीं रही, बल्कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक ट्रेवल कर चुकी है। यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, एक चीज समझ ली कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां इन वाले स्फीयर्स, ये अगेन दो मेटल स्फीयर्स हैं, इसमें भी स्पार्क जनरेट हुआ और करंट फ्लो हुआ। किस वजह से हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां गई। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी देखा कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बल्कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या जनरेट कर दी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने वापस से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। इसलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही मिलती हैं। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? तो ये कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस की गई। अभी तक मैथमेटिकली शो किया था हमने उनको, लेकिन अब प्रैक्टिकली उनके बारे में हम जान पाए। क्या ये पूरा सेटअप समझ में आया? एक कंडीशन है यहाँ पे जो समझनी होगी। आप हमेशा बैटरी को कनेक्ट करो, हाई टेंशन कॉइल यहाँ पे लगाओ और स्पार्क आपको मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है। वो कंडीशन क्या है कि इन दो स्फीयर्स के बीच में जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की। ये एक कंडीशन है। जब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल भी करेगी किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। यहां पे इस वाले स्फीयर को S1 नाम दे दीजिए, इसको S2 नाम दे दीजिए। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो मैं बोलता जाता हूं, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। When circuit is closed, then current will start flowing, but high tension induction coil will oppose the flow of supply current. Oppose the flow of supply current. After that, circuit is made open so that induced current cannot flow through the battery. So
it is having only one way to flow, that is due to the small metallic spheres. Now a huge amount of current is flowing through this circuit, hence a large electric field has been generated between sphere S1 and S2, and that electric field is equal to 3 into 10 to the power 6 volt per meter, due to which a spark has generated between the gap, and that gap is known as, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क गैप, स्पार्क गैप. And the same spark is generated between gap of another metallic spheres in which no source of energy is connected. So hence Hertz concluded that electric field has traveled from gap 1 to gap 2 in the form of electromagnetic waves, क्या समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहाँ पे इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है ये. ठीक है, चलिए अब यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन. थैंक यू.